चलो गुड मॉर्निंग बुआ। चलिए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। और छोटका को माइक दे देगा। और पूरा बहुत दिन के बाद आई हैं, एकदम नया नया पहन ले हैं, जूता पहन ले हो कुछ सैंडल और काजल लगैले एकदम। देखिए पूरा काजल लगाए हैं, लिपस्टिक लगा के आई हैं। कहाँ थे? अब पूरा एकदम सज संवर रही हैं, क्या बात है? हाँ। नहीं, पढ़े पे ध्यान दो मैया। और एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारी पहचान काबिलियत से है। तुम्हारी पहचान काबिलियत से है। यूं ही शीशे के सामने संवरने में वक्त जाया मत किया करो, ठीक है ना? पहचान काबिलियत से होगा। शीशा के सामने पूरा जाके 4 बार लेने 2 बार लेने करे से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, आवेशन पढ़ लिए थे ना। तो कुलोम का नियम, पहले कुलोम कैसे लिखना है ये देख लो। जब हम नोट्स भेजेंगे ना टेलीग्राम पे तो इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है? तो कुलोम के नियम इस तरह से, आपको कुलोम इस तरह से लिखना है, कुलोम का नियम। देखिए एक बात आपको बताते हैं, क्वेश्चन ही रहेगा कि कुलोम के नियम से क्या समझते हैं, है ना? तो कुलोम के नियम को वर्णन करने से पहले एक भूमिका आपको बनाना पड़ता है। एक भूमिका हम लोग देते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ही रहता है कि सर आखिर कुलोम का नियम आया कहाँ लगी? अचानक हम लोग आवेश पढ़ रहे थे। आवेश को सूचित किससे करते हैं बताइए? क्यू से। किससे? तो एक आवेश यहाँ Q1 है और दूसरा आवेश यहाँ पर क्या मान लेते हैं? बोलो हुआ ये दूसरा आवेश को मान लेते हैं Q2। के गो आवेश है? 2 गो। अच्छा एक बार बताओ, दो आवेश के बीच बल लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कौन सा? आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण दोनों बल लगता है। दो आवेश के बीच आपको बताया है कि आकर्षण भी लगेगा और विकर्षण। आकर्षण कब लगता है ये बताओ? आकर्षण कब लगता है? जब समान प्रकृति को होता है तब कि विपरीत रहता है तब। विपरीत, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तब ना कोई आकर्षण होगा। आकर्षण कह रहे थे। तो आकर्षण कब होता है? जब विपरीत प्रकृति के रहता है तब उसमें आकर्षण होता है। एगो लड़का एगो लड़की है तब ना होगा। नहीं, लड़का लड़का में आकर्षण हो जाएगा नहीं। तब विपरीत प्रकृति के रहेगा तो एक दूसरे को कोची करेगा? खींचेगा। और समान रहेगा, दोनों प्लस हो गया तब कोची होगा? बोलो विकर्षण होगा, एक दूसरे को धक्का देगा। नहीं, दोनों माइनस हो गया तभी एक दूसरे को कोची करेगा? धक्का देगा। तो ये ध्यान आपको रखना है कि दो आवेशों के बीच है ना, आकर्षण या विकर्षण दोनों बल लगता है। दो आवेशों के बीच कौन सा बल? आकर्षण भी और विकर्षण भी। लेकिन आकर्षण या विकर्षण बल कितना लगता है? कितना? के न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितना बल लगेगा? तो इस बल के मान को ज्ञात करने ही कूलम है ना, मतलब इस बल के मान को ज्ञात करने के लिए ही कूलम साहब एक नियम दिए हैं जिसका नाम दिया जाता है कूलम का नियम। तब क्वेश्चन आपको ऐसे दिया कि कूलम के नियम से क्या समझते हैं या आवेशों से संबंधित कूलम के नियम को लिखें। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ही कहना है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए, आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। जिसे कूलम का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। इतना से काम नहीं चलेगा, तो एक भूमिका बनाए हो। एक बात जो लिखना है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा वो कूलम के नियम होता क्या है। कूलम के नियम में सबसे पहले चीज, यहाँ पर एक आवेश कितना लिए हैं देखो, वो कितना? Q1। दूसरा आवेश बोलो कितना है? Q2। दोनों के बीच की दूरी R। इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम देते हैं समानुपाती। जिसे देखो एक बात समझाते हैं, अगर कभी तुमको एक से ऐसे करके देगा ना, सामने सामने रहता है तो इसको समानुपाती पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं? समानुपाती। और अगर एक और ऐसे रहेगा बटा में तो इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। यही वाला चिन्ह को हम लोग समानुपाती पढ़े हैं कब? बोलो, जब सामने सामने रहेगा तब। ऊपरे नीचे रहेगा तेरे को जी पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। को जी देखो, समानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक मान बढ़ावेंगे ना तो एक मान को होगा? बढ़ेगा। एक मान घटावेंगे तो एक मान को होगा? एकदम सीधा सीधा है ना। समानुपाती में सीधा, एगो बढ़ाओ दूसरा बढ़ेगा, एगो घटाओ दूसरा घटेगा। क्लियर है? व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा नहीं, उल्टा है ना, उल्टा पुल्टा हो गया। अगर एगो के मान बढ़ावेंगे तो दूसरा का मान को होगा? घटेगा। यही स्थिति एक में है। ध्यान से समझिएगा। पहले बताओ कूलम के नियम या आवेशों से संबंधित कूलम के नियम अगर आ जाए तो पहले भूमिका कैसे बनावेंगे? ये भूमिका इसे बनना है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। दोनों आवेश के बीच जो बल लगेगा, इस बल के बारे में मतलब क्या कहा गया है? तो देखिए, इनको कहना था कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ध्यान रखिएगा, दोनों आवेशों के कोची गुणनफल। समानुपाती होता है दोनों आवेशों के कोची गुणनफल। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला F मतलब बल। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश के गुणा कर देंगे Q1 इंटू Q2 और उसके कोची होगा
समानुपाती। अभी तक स्टेटमेंट में थोड़ा सा गलत है, आगे हम पूरा समझा देंगे, इंतजार कीजिए। और दूसरा कहा गया है कि जो बल होता है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों के बीच के दूरी नहीं, वर्ग, दूरी के वर्ग कर देना, आर का स्क्वायर यहां करेंगे, दूरी के कोची वर्ग, दूरी के वर्ग, दोनों आवेशों के, देखिए मतलब इस एक कह देना कि इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुना किए हैं, हाँ। तब गुणनफल के कोची है समानुपाती, समानुपाती में तो सामने सामने, हाँ। एवं बीच के जो दूरी होगा ना आर बउआ, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के कोची होता है व्युत्क्रमानुपाती, याद रहेगा सबको। तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं टोटल के टोटल, ध्यान से देखिएगा। ये कहेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के कोची समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बटा है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ो बुआ, ध्यान से समझिएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण कोची मानते हैं 2। जब दोनों को आपस में कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे, सब लोग सीखो तो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं बुआ। एक बार बताओ, एक आवेश कोची लिए थे Q1, दूसरा आवेश बोलो दोनों के बीच के दूरी, इधर देखो बुआ, बोला करो दोनों के बीच की दूरी आर। तब बताइए इसको एफ हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ समानुपाती को Q1 इंटू Q2। देखिए यहाँ जब Q1 Q2 लिखा जाता है ना, तो आवेश जब माइनस में भी रहेगा ना, तो पल से में लिखेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जो भी चीजें हैं सब प्लस में लिखाएगा। और एफ दूसरा में कोई था, एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, यही था। एफ व्युत्क्रमानुपाती कितना है आर स्क्वायर, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अब बीच के दूरी के वर्ग है, वर्ग आर स्क्वायर दिए, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला समीकरण है, ये कौन सा है बोलो, दूसरा। क्लियर हो गया। देखो बुआ, अब अगर किसी को नहीं आता है ये वाला चिन्ह हटाना नहीं आता है तो उसको सिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे तुम लोग को पहले बताए हैं, तो ऑनलाइन वाला में जिनको नहीं आता है थोड़ा सा इसको सीख लीजिएगा कि कैसे समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा। बताइए क्वेश्चन समानुपाती से बनता है कि बीच में बराबर रहता है तब बनता है, जब बिना बराबर के क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। तो इसको बीच में बराबर कैसे करते हैं, देखो ऐसे नीचे लिखेंगे कि समीकरण पहला एवं दूसरा से, कुछ लिखेंगे बोलो, समीकरण पहला एवं दूसरा से। देखो कैसे लिखा जाता है, देखो ये कहा गया है ना कि जो दोनों में रहता है ना बुआ, ओकरा में से एक गो लिखेगा, जो मैचिंग मिलेगा ना ओकरा में से के गो एक गो। तो एक बार बताओ तो, ये लेफ्ट साइडवा में यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, के गो है, सेम है कि अलग अलग है। तो दोनों में से जो एगो अच्छा लग रहा है ना लिख देंगे। कौन अच्छा लग रहा है, ऊपर का कि नीचे का बोलो, ऊपर का अच्छा लग रहा है तो लो ऊपर का हम लिख दिया, ठीक है। अच्छा फिर देखो ये है ना, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है। तो सेम है तो दोनों में से के गो लिखेंगे, एक के को लिख दो, जो आपको अच्छा लगेगा इसे लिख देंगे, ठीक है। अब इधर सेम है कि अलग अलग है, तो अलग अलग है तो सभी लिखो, जैसे वैसे लिख दो। ऊपरे बोलो कोची है Q1 इंटू, अब बटा नीचे कोची है आर स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर ये कंबाइन हो गया है ना, एक बाद ये जो नया समानुपाती वाला चिन्ह आया है, एक हटावेंगे तो बीच में बराबर आवेगा, बीच में कुछ आवेगा बराबर। कैसे लिखेंगे, देखो एफ बीच में बराबर देंगे, यहाँ लिखेंगे Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि जब बराबर वाला चिन्ह देंगे ना, तो यहाँ कोई ना कोई एक नियतांक आवेगा, और नियतांक कौची लिए हैं के, और के यहाँ कौची है बोलो नियतांक, कौची नियतांक कहे का मतलब इसका मान एकदम नियत होगा, इसका मान कभी चेंज नहीं करेगा। इस के नियतांक के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। एक पूरा क्लास समझिए कि आपको इस के बारे में बताया जाएगा, 1 घंटा का पूरा क्लास रहेगा। तो जिसमें आवेगा उसमें हम लोग है ना इसको डिस्कस करेंगे। लीजिए यहाँ तक अगर आप लिख दीजिएगा ना, तो ये कूलम का नियम आपको कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर का टोटल इतना में आपको देगा, ये है ना, ये नहीं कि 5 नंबर में दे देगा, 2 नंबर में देगा आपको। पूरा का पूरा बात क्लियर हो गया। भूमिका फिर से बना रहे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ये कह देंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, यही मेन पॉइंट है, इस नियम के दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों
के गुणनफल के कोची है समानुपाती, एवं बीच के जो दूरी यहाँ लिए हैं आर, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, बटा कर दिए हैं। दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, समीकरण पहला दूसरा समझ में आया। जो मैचिंग है और हमें से के को लिखाएगा, यहाँ भी एफ यहाँ भी एफ, के को लिखे हैं ए को, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी सेम चिन्ह है, एक को लिखे हैं। ये अलगे अलगे है तो ऊपर Q1 इंटू Q2, नीचे में कुछ लिखेंगे आर स्क्वायर। अब इस समानुपाती वाला चिन्ह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक स्थान पे बराबर दे पड़ता है, कोची देंगे, लेकिन जब बराबर देंगे तो वहां कोई ना कोई कोची आवेगा, नियतांक आवेगा। लीजिए कूलम का नियम खत्म हुआ, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ बात आगे बताते हुए ध्यान से सुनना। एक बार बताओ, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, नोट में कई पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट समझा रहे हैं कि बताओ अगर समान प्रकृति का आवेश रहेगा, समान, ठीक है, कि कूलम, अच्छा कूलम साहब का नियम क्यों आया है जी बताओ, कूलम का नियम क्यों, पहला बताओ कूलम का नियम कहा गया आया है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, तो बल ज्ञात करने के लिए कूलम का नियम किसके लाया है, बल ज्ञात करने के लिए कूलम का नियम किसके लिया है। अच्छा किसके बीच का बल, चुंबक के बीच का बल नहीं, आवेश के बीच, किसके आवेश के बीचों के दो आवेश के बीच जो बल लगता है ना, बल ज्ञात करने के लिए आया। दूसरा चीज थोड़ा बताइएगा, ध्यान से इधर देखो हुआ। सेकंड इसमें कंडीशन क्या है, ठीक है बल निकालने के लिए आया, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल की विकर्षण बल, दोनों, अच्छा दोनों लगेगा, एकदम सही है। आकर्षण कब लगेगा जी पहले बताओ, आकर्षण बल कब लगता है, आकर्षण कब, समान प्रकृति रहेगा तब, क्या अलग अलग रहेगा तब, एगो पल आशा एगो कोची रहेगा तब ही ना आकर्षण होगा। अच्छा विकर्षण बल कब लगेगा जी बताओ, दोनों के दोनों प्लस, चाहे दोनों के दोनों माइनस रहेगा, तो बताओ विपरीत प्रकृति में कोची आकर्षण, और समान वाला में दोनों प्लस या दोनों माइनस, कोची लगेगा विकर्षण। ये क्या पॉइंट था दूसरा। तीसरा पॉइंट होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार एफ क्या होगा, देखो तो पहला एफ व्युत्क्रमानुपात, या ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यहाँ देखो बड़ी बार इसे क्वेश्चन दिया है, समानुपाती आर है, सी एफ समानुपाती आर स्क्वायर है, और डी में एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है, कौन सा होगा बोलो। कूलॉम के नियम में कौन हम लोग पढ़े थे, एफ आर के साथ क्या रिलेशन था, समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन वर्ग के था ना, वर्ग आर के कोची था स्क्वायर, याद है आर के कोची था स्क्वायर, यहाँ देखिए आर का कोची था स्क्वायर, ये कहाँ है नीचे, कहाँ है नीचे, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से देता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले के टाइम ये क्वेश्चन देता था, अब के टाइम ये क्वेश्चन देवे नहीं करता, इस क्वेश्चन को एक और तरीका से देगा। कहता कि कूलॉम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है, एफ समानुपाती आर का पावर -1, एफ समानुपाती आर, एफ समानुपाती आर का पावर -2 और एफ समानुपाती आर स्क्वायर, बोलो बुआ कौन सा सही है। सी होती कैसे, सी का है, काहे कि देखो ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे, और नीचे ये आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर ना है, और ये आर स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ दो कोची में है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो आर का पावर कोची हो जाएगा -2, तो आर के पावर -2 कहाँ मिल रहा है, देखो तो ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ये पूरा का पूरा बात क्लियर है। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं वो, फिर आगे नया क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। बताइए कूलॉम का नियम क्यों आया है, दो आवेशों के बीच कौन सा बल ज्ञात करने के लिए, आकर्षण की विकर्षण की, दोनों, आकर्षण अभिकर्षण दोनों, आकर्षण अभिकर्षण दोनों। बताइए आकर्षण बल कब लगता है, समान प्रकृति में कि विपरीत प्रकृति में, विपरीत में। विकर्षण कब लगता है, समान प्रकृति रहेगा तब, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। एक और चीज है कि कौन रहेगा, तो एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, नहीं तो ऐसे आर स्क्वायर ना लिखे, इसे लिखेगा आर का पावर माइनस कोची कर देगा 2 कर देगा। क्लियर है। अब आइए एक बड़ी फेमस क्वेश्चन अब दे रहा 2 नंबर में कि कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। एक बार बताओ बल कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, बल सदिश के अदिश है, बल बोलो, तुम दिख नहीं रहे हो, ये लिखा बल कौन सी राशि सदिश है, तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। तो अब हमने एक टॉपिक बना देंगे कि कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। किस रूप में, जो कूलॉम का नियम है ना बुआ, इसको किस रूप में लिखना है, सदिश रूप में। ध्यान से देखना बुआ कैसे कैसे लिखा जाएगा, सब लोग इसको ध्यान से देखो। पहले इसको 4-5 फॉर्मेट में लिख देते हैं, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगी कैसे लिखना है। एक फॉर्मेट में नहीं, क्या फॉर्मेट में 4 या 5 फॉर्मेट में लिख देते हैं। आगे जब भी कभी आपको सदिश बनाना होगा ना, तो इसी तरह से बनाइएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला चीज लिखते हैं ऐसे, एक आवेश कितना है Q1, दूसरा आवेश बोलो, और दोनों के बीच का दूरी। पहला लिखते हैं ऐसे, F इज इक्वल टू क्या था बोलो, K, Q1 इंटू Q2 बटा बोलो यही ना।
सदिश रूप में कैसे लिखेंगे देखो, एक बार बताओ, एकरा में बल कौन सी राशि है? सदिश है, तब बल प्रेस एरो दे देंगे। जो सदिश रहता है में कुछ देवल जाता है, एरो के चिन्ह तीर के निशान देवल जाता है। सबको जानकारी है? आइए आप भी, अच्छा नियतांक कभी सदिश नहीं होता है, नियतांक हमेशा कुछ होगा आदिश, तो ओकरा पर एरो नहीं देंगे, एरो नहीं देंगे। दूसरा, आवेश कौन सी राशि है? सदिश है कि अदिश है? अदिश राशि। हाल ही में तो पढ़ाए हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, किसी निकाय का कुल आवेश निकलना चाहते हैं तो आलू प्याज जैसा जोड़ देंगे, बीजगणितीय योगफल करते हैं। तो आवेश कौन सी राशि है? आदिश, तेरा छोड़ेंगे। अच्छा यहाँ देख रहे हो ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो वास्तव में छोटा दूरी होता है, विस्थापन रहता है। ये आर यहाँ सदिश राशि है। आर कौन सी राशि है? तो अगर बउआ नीचे, अच्छा नीचे कौन सी लिखा था बोलो? तेरा सदिश कैसे बनावेंगे? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई सदिश का स्क्वायर करना हो ना, कोई सदिश का स्क्वायर, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, उसके परिमाण का स्क्वायर करते हैं। आर कौन सी राशि है? सदिश। और नीचे हमको लिखना कौन सी है? तो आर स्क्वायर। जब इस सदिश राशि हो तो ऐसे लिखेंगे, आर के स्क्वायर के कैसे मोड दे देंगे। अब मोड कैसे स्क्वायर लिखा जाएगा? तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, एकरा पर ऐसे एरो दे दो, एकरा ऐसे मोड दे देंगे। अब समझ में आया? यहाँ एरो है, यहाँ कौन सी मोड है, एकरा स्क्वायर। और जब यहाँ स्क्वायर की हो ना, तो यहाँ पर डॉट देके आर का कैप लगावेंगे, जो यूनिट वेक्टर होता है। कौन सा वेक्टर होता है? मतलब एकरा गुना केवल यूनिट से, यूनिट मतलब एक से गुना किए हैं तो मान में परिवर्तन होगा, लोभ हुआ, हो गया इसका सदिश फॉर्मेट। समझ में नहीं आया होगा? इंतजार करो, अगला क्वेश्चन है ना, सेकेंड फॉर्मेट 4 को लिखना है, समझ में अंतिम होते होते सबे समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा सा इंतजार तो करना सीखो। एक बार और करते हैं, एक काम क्या करते हैं देखो, सदिश में जब भी लिखना होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ए पर वेक्टर लगाओ, कि या Q1 Q2 पर वेक्टर नहीं देना, काहे कि अदिश राशि है। नीचे जो रहेगा ना वो आर, ओकर वेक्टर करके और हम मोड कर देना है, और बाद और स्क्वायर करेंगे, कुछ करेंगे स्क्वायर। इसके बाद यहाँ जब यहाँ स्क्वायर करना ना, तो यहाँ पर आर का कैप लगावेंगे, कुछ लगावेंगे कैप। क्लियर हो गया? एक फॉर्मेट में इसको और हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, हम लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। तो लो वो हम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर नीचे लिखेंगे कि सदिश रूप में लिखना है, तो आर के इसे मोड का स्क्वायर करेंगे। बोलो कौन सी? मोड का स्क्वायर। तो आर के वेक्टर देकर मोड का स्क्वायर यहाँ कर दिए हैं, यहाँ भी वेक्टर लगा देंगे क्योंकि सदिश लिखना है। अच्छा मान लीजिए कि एकरा नाम हम 1 2 दिए हैं, ध्यान से देखना हुआ, एकरा नाम कौन सी दिए हैं? 1 2 और 1 2 नाम दिए है ना, तो यहाँ स्क्वायर की हो, यहाँ देखो, यहाँ अगर तुम स्क्वायर की हो तो जो वाला चीजवा यहाँ पर है, जो चीजवा यहाँ था ना, ओकरे यहाँ लिखा गया था। यहाँ आर कितना है? 1 2, तो यहाँ आर कोची लिखेंगे और 1 2 पर इसे कैप लगावेंगे। कोची लगावेंगे? यहाँ कैप। जब यहाँ स्क्वायर देते हैं तो यहाँ कैप लगाते हैं। कैप मतलब उसका मान 1 होता है। कैप मतलब मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया सबको? अरे कंप्लीट है। एक और फॉर्मेट हम लिखते हैं, वो यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इके को हो गया, बोलो 2 को हो गया। अच्छा तीसरा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, थर्ड लिख रहे हैं। थर्ड कैसे लिखा जाएगा एक बार समझो ना, जब चारों एक के बाद लिखा जाएगा ना तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इसको वास्तव में लिखना कैसे होता है। देखिए तीसरा में हम लोग कैसे लिखेंगे, थर्ड यहां लिख देते हैं। देखो तीसरा में हम ऐसे लिखते हैं, एफ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, बोलो कैसे लिखेंगे, के फिर बोलो Q1 इंटू नीचे कोची करते हैं, देखना बुआ नीचे यहां लिखे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, आकर मोड का स्क्वायर कर दिए हैं। बोलो कुछ लिखे हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तुम ठीक हो, R1 माइनस R2 का कुछ किए हैं। अगर यहाँ स्क्वायर जिसका जो यहाँ पर यूज किए हो ना, वही वाला चीज हमको यहाँ चाहिए। सेम चीज जो यहाँ लिखे वही वाला चीज हमको यहाँ चाहिए। क्लियर है? तो जो यहाँ लिखे नीचे वो है ना सेम R1 माइनस R2 यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट हम लिख के बताते हैं बुआ, इसको और देखो, पहले इसको और एक बार और सीख लो ना पहले, इसके बाद हम चलते हैं क्यू वाला पर। क्यू वाला पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम लिखे ए वेक्टर, कुछ लिखे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, के, फिर बोलो Q1 इंटू डिवाइडेड बाय आर। अब वेक्टर का मोड का स्क्वायर किए हैं। देखो एक बार बताते हैं, स्क्वायर तो समझ में आ गया है। यहाँ 1 2 लिखा है, यहाँ कुछ लिखेंगे 1 2, यहाँ R13 ऐसे वेक्टर लिखता है, एक स्क्वायर करता तो ऊपरे यहाँ खाली 1 3 कर देते। ये बात सबको समझ में आ रहा? जो नीचे रहेगा ना वो वही वाला यहाँ रहेगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग कैप देते हैं, आर का ऊपर इसे टोपी पहनाते हैं, कब? जब नीचे स्क्वायर लिखते हैं तब। लेकिन अगर आप नीचे कभी क्यू लिखना हो ना, कुछ लिखना हो
तो यहाँ पर निचलका वाला का ऐसे कैप नहीं देते हैं, वेक्टर लगाते हैं, ऐसे वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों देंगे तब का है, देखो बताते हैं का है। के गो है नीचे, 3 गो, के गो चाहिए, के गो 2 गो, के गो 2 गो चाहिए। अब 2 गो चाहिए तो एगो से एगो कट के नीचे 2 गो नहीं बचेगा। यही तो समझाना चाह रहे हैं आपको। वेक्टर लिखते समय इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर बउआ तुम नीचे कहीं स्क्वायर लिख दिया ना तो ऊपर कैप दो। नीचे अगर बटा में हम लोग आर वेक्टर का अगर स्क्वायर दिए है ना तो यहाँ आर का कैप लगावेंगे, कुछ लगावेंगे। और नीचे अगर तुम क्यू दिए हो ना, क्यू, तो ऊपरे एगो वेक्टर वाला चिन्ह आपको एरो का निशान, ऐसे तीर का निशान देना पड़ जाएगा, ताकि 3 गो है और एगो कटेगा ना तो 2 गो आर स्क्वायर नीचे बचे, इसे इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर बचे। तो अब बता दो बुआ, अब बता दो यहाँ पर हम नीचे कोची दिए हैं, स्क्वायर दिए हैं कि क्यू दिए हैं, बोलो क्यू था, क्यू दिए हैं तो यहाँ पर कोची वेक्टर देना पड़ेगा। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। फिर से एक और लिखते हैं, देखो चौथा लिख रहे हैं और लास्ट लिखेंगे, चौथा के बाद खत्म हो जाएगा। ए वेक्टर बराबर लिखे हैं के Q1 इंटू डिवाइडेड बाय, हम नीचे इसे लिखे हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का हम क्यू कर दिए, लो कोची किए हैं, तो क्यू किए हैं तो कभी यहाँ पर कैप लगावेंगे नहीं। कैप कब लगाते हैं, ये कैप का प्रयोग कब करते हैं, जब स्क्वायर आता है। अगर नीचे क्यू देते हैं तो सीधे निचलका उठा के यहाँ के बाद रख देना होता है। ये जैसे आर वेक्टर है ना वैसे उठाते हैं, यहाँ पर भी देखो जैसे नीचे है ऐसे उठा के यहाँ रख दो। बताओ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जो नीचे ही लिखा है ना वो एक ने उठा के यहाँ रख देना। खाली मोड में ऊपर नहीं लिखा था, देखो कहीं ऊपर मोड में हम लोग नहीं लिखे थे। तो क्लियर हो गया। तो पूछा जाए कि अगर कूलम के नियम को सदिश रूप में लिखना है तो लिखा जाएगा, कैसे लिखिएगा बताइए। के फॉर्मेट में 4 फॉर्मेट, के फॉर्मेट चारों फॉर्मेट याद हो गया है। पहला बोलो ए वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय नीचे अगर आर का स्क्वायर, आर के मोड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर एक कैप लगावेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कोची लगावेंगे, कैप लगावेंगे। और अगर कहीं नीचे क्यू किए तो ऊपर कोची लगावेंगे, वेक्टर। समझना क्या, हाँ वो अगर नीचे स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कोची कैप, और नीचे क्यू करेंगे तो वेक्टर का है कि क्यू करेंगे तो नीचे के गो हो गया 3 गो, लेकिन नीचे होता के गो है 2 गो, तो एगो ऊपर लिखेंगे तना एगो काट के 2 गो नीचे बचेगा। ये क्लियर हो गया। देखिए अगर किसी को इसमें दिक्कत है बुआ तो परेशान मत रहो, आगे ऐसा एक बार नहीं 10 बार आने वाला है, फिर समझ में आ जाएगा। तो एकरा अभी के लिए ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। जब अगला बारी आवेगा ना तो आपको खुद लगेगा कि चीज तो हम पहले से जानते हैं, तो अपने से लिखा जाएगा वहां। क्लियर, यहां तक में दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए, अब एक क्वेश्चन आता है कि कूलॉम के नियम के सीमा लिखिए। कूलॉम के नियम के कुछ हाँ, सीमा का एक मतलब होता है लिमिटेशन। कूलॉम के नियम के सीमा हम नहीं के पढ़ना। सीमा का एक मतलब है कि कहां इसका प्रयोग करें और कहां इसका कहां पर प्रयोग हो, कहां इसका प्रयोग किया जाए और कहां इसका प्रयोग नहीं, कहां इसका प्रयोग करें और कहां इसका प्रयोग न करें। नहीं कहते हो कि देखो अपने सीमा में रहो, नहीं रहते हो। क्लास में जब बैठते हो तो कहा जाता है कि हाँ ठीक से बैठो हुआ, झुकना नहीं है क्लास में, सूतना नहीं है, गप नहीं करना है, ये सब लिमिटेशन देवल जाता है। ये सब सीमा है, जिससे कैसे एकदम पूरा लगा के लिपस्टिक का पाउडर ये सब बताइए तो लगावे की जरूरत है नहीं। हाँ चलिए तो हाँ ये कह रहे थे कि हम लोग को क्या पढ़ना है वो कूलॉम के नियम के सीमा। देखिए कूलॉम के नियम के सीमा में सबसे पहला क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कि दोनों जो आवेश है ना वो दोनों आवेश, जो 2 गो आवेश होता है Q1 और कौन बोलो Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितना है R। तब दोनों का दोनों आवेश बिंदु के रूप में पहला होना चाहिए। किस रूप में बोलो, बिंदु के रूप में होना चाहिए। का है क्वेश्चन है ना, दोनों का दोनों आवेश बिंदु के रूप में क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझाते हैं इसको। जैसे देखो मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश लिए हैं, दूसरा आवेश यहाँ लिए हैं, अब बिंदु के रूप में एकदम ऐसे सटा के एकदम गोल तन्नी को कर दिए हैं, ठीक है। तो और दोनों के बीच के दूरी जो दिया हुआ दूरी 2 मीटर दिया, के मीटर। तो जब फॉर्मूला लगावेंगे ना तो ये फिर इक्वल टू क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दूरी के स्थान पे कितना लेंगे 2, तो R का स्क्वायर, तो R मतलब 2 का स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ जो आवेश दिया है ना एक ऐसे करके फैला दे, लो ऐसे करके फैला दिया है, ऐसे कर दिया एकदम पूरा सगरो आवेश दे दिया, फैला दिया है। ये पूरा कच कचा के जो प्लस ऐसे करके एकदम टोटल का टोटल आवेश ने फैला दिया है, और दूसरा ऐसे आवेश बिंदु के तौर पे दिया है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, के मीटर है, 2 मीटर है। तो एक बार बताइए एफ इज इक्वल टू क्या जानते हो, एफ इज इक्वल टू बोलो के बोलते जाएगा Q1 इंटू और डिवाइडेड बाय R। ये R होता क्या है बताइए, दोनों आवेश के बीच की एक आवेश तो ठीक है, यहाँ पर है तन्नी को समझ में आ रहा। आप कहोगे कि अगर हम दूरी यहां से यहां ले लें 2 मीटर ना, तो तुम कहोगे सर आवेश तो एक जो पड़ी है, आवेश यहां भी, आवेश यहां भी है, आवेश यहां भी है, तो आप दूरी एजे से कहा ले रहे हैं, यहां से भी आपको ले सकते हैं, यहां भी आवेश है, यहां आवेश है।
तो दूरी एजे से कहा, यहां से भी ले सकते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, यहां से लेंगे दूरी और ज्यादा हो जाएगा, यहां से लेंगे। देखिए अगर आवेश बिंदु के रूप में न रहा तो दूरी ज्ञात करना संभव नहीं है, आर स्क्वायर निकल ही नहीं पाएगा। जब आर स्क्वायर निकल भी नहीं करेगा तो कभी नियम लगेगा नहीं, कभी नियम नहीं लगेगा। ये बात कहे सबके समझ में आया, ये क्लियर हुआ। इसीलिए दोनों का दोनों आवेश किस रूप में होना चाहिए, बिंदु के रूप में, बिंदुवत होना चाहिए। अगर बिंदुवत ना रहे, बिंदु के रूप में ना रहे, अगर आवेश फैलल रहेगा तो ये जो आवेश सगरो, तो ये दूरी में तुम दुए लोगे। तो अगर मान लीजिए हम दू से बना देते हैं तो तुम कहोगे सर आवेश तो यहां भी है, आवेश एजा पड़ी भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस आवेश है, यहां भी है दूरी, यहां से कोई कहेगा दूरी यहां से लीजिए। तो एक बात बताइए, ठीक है कि दूरी जहां आवेश रहता है वहां से लेवल जाता है, आवेश तो सगरो है तो सगरे से दूर लीजिएगा। इसलिए कहा गया कि देखो इस झंझट से दूर रहो, सीधे ही जितना है सबको कचकचा के सटा दीजिए, और सटेला के बाद होगा ये दोनों ऐसे बिंदु के रूप में हो जाए, अपना नियम लगा लीजिए। समझ में आया? तो दोनों आवेश किस रूप में होना चाहिए, बिंदु के रूप में होना चाहिए। लो पहला हो गया। दूसरा आते हैं बुआ, कहा गया है कि दोनों का दोनों आवेश विरामावस्था में होना चाहिए। कौन सी में बोलो, विरामावस्था। ध्यान से समझिएगा, दोनों आवेश किस रूप में, तो दोनों का दोनों विरामावस्था में होना चाहिए। दोनों आवेश जो दो हम लोग लेते हैं ना, ये दोनों विरामावस्था, किस रूप में, विरामावस्था मतलब बोलो, विरामावस्था मतलब रुका हुआ, कस के विरामावस्था। ठीक से बैठो ना, पहले कैसे बैठे रहते हो। विरामावस्था मतलब कौन सी बोलो, रुका हुआ। दोनों का दोनों कौन सी, क्यों रुकल क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन रहेगा कि सर रुकल क्यों चाहिए। एक बात समझाते हैं, ध्यान से देखो। एक आवेश कौन सी लिए है बोलो, Q1, दूसरा आवेश बोलो दोनों के बीच के दूरी R कितना है, R बराबर कितना, 2 मीटर मान लें। तो 2 मीटर मान लेंगे तो बताओ नियम कैसे लेगा, फॉर्मूला बोलो तो इसका जल्दी से बोलो। F इक्वल टू क्या जानते हो, K Q1 इंटू डिवाइडेड बाय R। R कितना है, 2 है, तो 2 का यहां से स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 लिखा जाएगा। अच्छा ये कब लिखाएगा, जब दोनों विरामावस्था में रहेगा। तो मान लीजिए कि गति करेगा, ध्यान से देखो, इधर देखो, नजर इधर देखो। ई वाला आवेश जो छुंद रहा है ना, अब कभी यहां भागे, कभी इन्ने भागे, कभी इन्ने भागे, कभी इन्ने, ऐसे ऐसे भाग रहा है। तो मान लीजिए अभी यहां पर है, जब इस नियम को आप लगाने जाइएगा तो मान लीजिए कि पहले क्यू बनेगा था, तो नियम लगावे जाएंगे तो कितना है बोलो, आर के स्थान पे 2 लिखेंगे। और जब तक 2 लिखते रहेंगे ना, तब तक पता चला कि लो ये वाला भाग के ये न्याय गया है, ऐसे करके न्याल है, कभी दूरी कुछ और हो जाएगा। तो जब अगर ये इसे गति करेगा, इन्ने भाग जाएगा, कभी इन्ने भागेगा इसे, तो दोनों के बीच के दूरी सेम रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग चेंज कर जाएगा। दूरिया तुम निकाल ही नहीं पाओगे। यहाँ जो दू है ना, दू कब रहेगा, जब दोनों रुकल रहेगा तब ना। अगर दोनों कोई इन्ने भागे, कोई इन्ने भागे, वो इन्ने भागा जा रहा, वो इन्ने भागा, यहाँ चलावेगा तो दूरी कुछ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ चलावेगा तो दूरी और हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि दोनों का दोनों हमेशा विरामावस्था में होनी चाहिए। तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो पहले बताइए कूलॉम के नियम के सीमा 2 गो, के गो, अभी 2 गो होता है, ऐसे 6 गो तक है, आप समझिए पहले। तो 2 सीमा में पहला बोलो, दोनों आवेश किस रूप में होना चाहिए, बिंदु के रूप में। किस रूप में, अगर बिंदु के रूप में न रहा, अगर फैल गया तो फैलने वाली स्थिति में हम लोग दूरी निकाल ही नहीं पाएंगे, पूरा फैले रहते कैसे दूरी निकलेगा। दूसरा, दोनों होना चाहिए विरामावस्था में। अगर कहीं विरामावस्था में ना रहा, गति कर रहा, एक ओन्ने भागल जा रहा है, कभी ओन्ने भाग जाए, कभी ओन्ने भाग जाए, तो दूरी भी वहां पर भी आप दूरी नहीं निकाल पाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगा वहां पर भी। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा किस रूप में होना चाहिए, हाँ बिंदुवत रूप में और विरामावस्था में। तीसरा देखिए, तीसरा कहा गया है ना बुआ कि यहाँ बल का मान माध्यम पर निर्भर करता, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज जब हम कांस्टेंट के पढ़ावेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। ये बल का जो यहाँ मान निकालिएगा ना, बल का जो मान निकालिएगा, मान ये माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर, माध्यम मतलब समझाते हैं, जैसे मान लो कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश कौन सी है, Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R। दोनों बिंदु के रूप में ले लिए हैं और दोनों विरामावस्था में है। तो अगर हवा में निकालिएगा तब बल कुछ और आ जाएगा। अगर कहीं यही वाला आवेश को पानी में डाल के निकालिएगा ना, तब बल का मान और कम जाएगा, बल और कौन सी कम जाएगा। उसको एल्कोहल में डाल दीजिए, बल और है ना, मतलब बल का मान वहां भी घटेगा। अब एसिड में डाल दीजिए, जैसे जैसे अगर बीज के माध्यम को बदलेंगे ना, पानी रखिए, हवा रखिए, निर्वात रख दीजिए, कुछ हो ना, धातु में डाल दीजिए उसको, आप चाहे कोई एल्कोहल में रख दीजिए, दारू में, चाहे पानी में उसको रख दो, चाहे अम्ल में रख दीजिए, जैसे जैसे माध्यम बदलिएगा ना, तब बल का भी मान चेंज करेगा, बार बार चेंज करेगा। सर ये वाला बात कैसे पता चला, ये तो हमने के समझ में आया कि दोनों बिंदुवत क्यों चाहिए। बिंदुवत नहीं रहेगा तो दूरी नहीं निकलेगा। दोनों विरामावस्था में क्यों चाहिए, अगर विरामावस्था में नहीं रहेगा तो वहां भी दूरी इन्होंने भाग ले चलेगा, तो कैसे दूरी निकाल पाइएगा।
कि बल का मान माध्यम पर निर्भर काहे करता है। देखिए बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, चीज आपको तब समझ में आएगा जब ये कॉन्स्टेंटवा के बारे में पढ़िए। अगला क्लास में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तभी ध्यान रखना कि बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब क्या होता है, चौथा एकरे थोड़ा सा और हम स्प्लिट करके फैला के एकरे लिख देते हैं कि अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग माध्यम में कुछ अगर अलग अलग माध्यम लिए है ना बुआ, तब बल भी अलग अलग आएगा। अलग अलग यहाँ पर भी बल आपका आ जाएगा। माध्यम चेंज, बल चेंज। जैसे एक माध्यम से चेंज किए, पहले एल्कोहल रख दिए तो दूसरा बल आ जाएगा, बल का मान कुछ और आ जाएगा। हवा रख दिए तो बल का मान कुछ और आ जाएगा। निर्वात रहेगा, बल का मान कुछ और हो जाएगा। नहीं, अम्ल के अगर दोनों के बीच अम्ल रख दें, एक आवेश Q1 यहाँ है और एक Q2, Q1 यहाँ Q2 यहाँ, दोनों के बीच अगर एल्कोहल रख देंगे तो बल कुछ और हो जाएगा। अलग अलग माध्यम बदलेंगे तब बल का भी मान कुछ हो जाएगा, अलग अलग। तो बताओ वो अभी कूलम के नियम के गो सीमा बता दिए हैं, 4 गो। के गो 4 गो। 4 गो में पहला बोलो, पहला जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पहला, दोनों आवेश क्या होना चाहिए, बिंदु के रूप में। दोनों आवेश बिंदु, दोनों का दोनों किस अवस्था में, विरामावस्था। बल का मान किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। किस पर, माध्यम पर। और अलग अलग माध्यम में बल का मान भी कुछ होगा, अलग अलग होगा। 4 गो हो गया। 5वां में आते हैं बहुत ध्यान दो, कहा गया है ना 5वां में, ध्यान से इसको समझिएगा। 5वां में कहा गया है कि काफी अधिक दूरी और काफी कम दूरी पर इस नियम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर दूरी काफी अधिक हो जाए, काफी अधिक दूरी हो जाए, काफी अधिक दूरी अगर हो जाए ना, तो इस नियम का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और काफी कम भी दूरी अगर हो गया ना वो, काफी कम भी दूरी कर देगा तभी इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा। 5वां 6ठा हो गया। 7वां पे आते हैं। देखिए काफी अधिक दूरी कहे के मतलब समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश अभी यहाँ है, जहां कोचिंग में पढ़ते हो वहां है, और दूसरा आवेश आपके 10 किलोमीटर दूर आपका घर है, वहां पर है। तो बताइए दोनों के बीच बल लगेगा, नहीं लगेगा। बल अब प्रैक्टिकली आप सोचिए, फॉर्मूला छोड़िए, फॉर्मूला से निकाले तो बल निकल जाएगा। अगर एफ बराबर के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर से फॉर्मूला लगाइएगा ना, तब बल का मान 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन आ जाएगा। एगो यहां रखे हैं आवेश Q1 और दूसरा हमने 10 किलोमीटर दूर रखे। 10 किलोमीटर दूर बहुत ज्यादा है। अब सोचिए अपने घर से 1 किलोमीटर सोचो कितना दूर रहेगा, सोच लिया। अब 2 किलोमीटर करो, 3 किलोमीटर करो, इससे 10 किलोमीटर सोचिए कितना दूरी है। एगो आवेश यहां रखे हैं, दूसरा 10 किलोमीटर अधिक दूरी पे, अधिक दूरी ले लिए, काफी अधिक दूरी पर बल लगेगा, बताइए तो नहीं। अरे चुंबक देखा है दुगो, चुंबकवा को नजदीक रखते हैं तब बल लगता है कि दूर रखला पर, हाँ दूर रखला पर कभी बल लगेगा। तो वही तो स्थिति है में, अगर ज्यादा दूरी कर दिए तो कभी बल लगेगा नहीं। तो सीधे कहें कि देखो बउआ, कूलम बोले हैं कि इस नियम का प्रयोग, हमारे नियम जो लगाओगे ना, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये तभी लगाना जब दूरी कम रहे, बहुत ज्यादा कम नहीं। अभी नहीं कि दोनों को दूरी कम करे के चक्कर में सटा दिए हैं इसे, तो सटा दिए तो वहां पर ही बल नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो इस नियम का प्रयोग हुआ अधिक दूरी पे, इस नियम का प्रयोग नहीं होता। कम दूरी, ये वो Q1 है, वो Q2 है। कौन है Q1 और दोनों को इतना कम दूरी कर दी है, ऐसे करके ध्यान दो, ऐसे करके लाखे रन सटा दिए हैं। अब एक बात, तो दोनों को सटा दिए हैं कि नहीं, तो सटाए तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, बोलो दूरी कितना हो गया, 0। दूरी कितना, 0। जब दूरी 0 हो गया तो एक बात बताइए, ए बराबर क्या जानते हो, के Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो दूरी कितना है, 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। 0 का स्क्वायर कितना, तो नीचे अगर कहीं 0 आ गया, नीचे कुछ आ गया 0, अगर नीचे 0 आ गया हुआ तो एक बात बताओ, कभी बल के मान निकाल पाएंगे, नहीं निकलेगा बल। बताइए कभी किसी भी क्वेश्चन में, कभी मैथ के कोई क्वेश्चन में नीचे 0 देखा है, वो काल्पनिक संख्या होता है। इसलिए तो बोले हैं कि ना ज्यादा दूरी पर इस नियम का प्रयोग करो और ना कम दूरी पर इस नियम का प्रयोग करो। तो एक बात बता दो बोलो कि के गो सीमा, 6 गो। के गो 6 गो। जल्दी से रिपीट कर दोगे, आ जाओ जल्दी से रिपीट करो। पहला बोलो, तो सबसे पहला दोनों आवेश कोची होना चाहिए, बिंदु। तुम लोग बोलते जाएगा, और जो घरे बैठ के पढ़ रहा है ना मोबाइल से, लैपटॉप से, वो भी थोड़ा बोलते जाइएगा, चुप नहीं रहना, बोलिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। पहला सीमा बताओ, हाँ दोनों किस रूप में होना चाहिए, बिंदु। दोनों किस रूप में, बिंदु के रूप में। अच्छा दोनों किस अवस्था में होना चाहिए, दोनों रुकल रहे। अच्छा बताइए बल का मान किस पे निर्भर करता है, माध्यम। मतलब अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग। अगला बोलो बुआ, काफी अधिक दूरी पे इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, काफी कम दूरी पर भी इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। और 7वां और लास्ट पॉइंट है बुआ ना कि न्यूटन के, ध्यान देना, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, गति के कौन सा, तीसरे नियम का पालन करता है, तीसरे नियम का पालन करता है। अब न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या था बता सकते हो, जितना कस के हम तुमको मारेंगे ना उतने हमरो चोट लगेगा। वही क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर होता।
ये बोर्ड को अगर हम ऐसे 100 न्यूटन के बल से धक्का देंगे ना, तो ये बोर्ड को हमारा कितना से धक्का देगा? 100 न्यूटन। यही न्यूटन के तीसरा नियम कहता है। समझ में आया? आप चलते हो तो जमीन को धक्का देते हो कि नहीं? जमीन को धक्का अगर मान लो 100 से दे रहे हो तो जमीन में तुरो कितना से धक्का देगा? 100 से। यही कारण से तो धक्का देता है जमीन, तो हम भागते हैं आगे की ओर। बात समझ में आया? तो यही न्यूटन के गति नियम है कि जितना तुम बल लगाओगे उतना वही बल लगावेगा। न्यूटन के तीसरा नियम के आधार पर हम समझाते हैं वो कि कैसे पालन करता है। जैसे मान लो यहाँ एक आवेश Q1 लिए हैं, कौन सा? Q1 है। दूसरा बोलो क्यों को आवेश है? अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितना लिए हैं? तब बल कैसे निकालो? बोलो F बराबर क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है कि भुला गया? बोलो F इज इक्वल टू K, फिर बोलो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए कि Q1 Q2 R स्क्वायर के सबके मान दे दे। अगर सोल्व किया, सोल्व करके मान लीजिए कि हमको बल का मान कितना आ गया? 100 न्यूटन। सब अगला क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन कैसे बने, सब अगला क्लास में। आज केवल नियम पढ़ा रहे हैं। तो एक बार बताइए के न्यूटन आया? अच्छा एक बार बताओ, 100 न्यूटन आकर्षण बल की विकर्षण बल दोनों अगर दोनों सेम प्रकृति के रहेगा तो कौन हो जाएगा? विकर्षण मतलब एक दूसरे को धक्का देगा 100 से। अगर विपरीत रहा आकर्षण एक दूसरे को खींचेगा। मान लीजिए, अच्छा पूछते हैं कि बताओ 100 न्यूटन ई वाला एकरा पर लगा रहा है कि दूसर का पहिलका पे लगा रहा है? ये बताओ। दोनों एक दूसरे पर, बिल्कुल दोनों एक दूसरे पर। Q1 जो है ना Q2 पर कितना न्यूटन लगावेगा? 100 न्यूटन। चाहे तो 100 से इसको धक्का देगा, चाहे तो अपनी ओर को करेगा, खींचेगा। Q2 भी बउआ Q1 को चाहे तो 100 से खींचेगा, चाहे तो धक्का देगा। दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है। ये भी एक पर 100 न्यूटन, आई भी एक पर 100 न्यूटन लगावेगा। यही तो है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। जितना से हम इसको धक्का देंगे उतना से हमरो ही धक्का देगा। जितना से इसे कसकर हम आपको टेलेंगे ना उतना ही वो भी टेलेगा हमारा। समझ में रहा? यही तो न्यूटन के तीसरा नियम कहता है। तो न्यूटन के गति के तीसरा नियम पालन करने का मतलब कि अगर ई वाला पहला आवेश दूसर का पर 100 न्यूटन पर लगा रहा तो दूसर का भी पहला पर कितना लगावेगा? 100 न्यूटन लगावेगा। तो अब एक बार बता दो बुआ, जो कूलम के नियम के गो सीमा? 7 गो। के गो? बिना देख ले पहला बोलो। दोनों किस रूप में? बिंदु का है। दोनों क्यों बिंदुवत? अगर कहीं फैला दिए तो दूरी निकलेगा? नहीं निकलेगा। कहोगे सर जहां आवेश है वजह से दूरी लीजिए। आवेश तो सगरो है तो दूरी सगरो से ले लोगे? नहीं। इसलिए कहा कि झंझाटे में मत तो इसे रहो, सीधे दोनों को बिंदुवत कर दिए, छोटा छोटा कर दीजिए। पहला हुआ। दूसरा बोलो विरामावस्था। क्यों? कहा कि गति करेगा तो दूरी नहीं। अभी एगो आवेश से जा पड़ी है, एगो आवेश यहाँ पर है, एगो यहाँ, अभी भागना शुरू कर देने तो दूरी निकलवे नहीं करेगा, तो दोनों विरामावस्था। अच्छा तीसरा, बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग होता है। काफी अधिक दूरी पर इस नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, काफी कम दूरी पर भी इस नियम का प्रयोग, और न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? न्यूटन के है ना, न्यूटन के जो क्या है, न्यूटन कह रहे हैं कूलम के नियम पढ़ाए तो दिक्कत है? बताइए। सबसे पहले आ जाते हैं बुआ, एक बार रिपीट कर लेते हैं। टोटल जो अभी तक पढ़े ना उसको रिपीट करते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। बताइए कूलम के नियम में क्या कहेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, थोड़ा सा वोल्टेज में, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुना कर देना, गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण सोल्व करके तरीका हम समझा दिए हैं। दिक्कत तो एक बार पीछे करके देख लेना है, इसमें वीडियो तो रिकॉर्ड है ही है। अब तुम लोग को भी दिक्कत रहेगा तो अपना देख लीजिएगा। अब दिक्कत तुम लोग क्या रहेगा सब जानते हो। चलिए आ जाइए, नोट में पहला बताओ कूलम के नियम क्यों आया है? दो आवेशों बल ज्ञात करने के लिए नहीं, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, हाँ बल ज्ञात करने के लिए। अच्छा कौन सा बल? आकर्षण की विकर्षण की? दोनों। आकर्षण बल कब लगेगा? विपरीत रहेगा तब। एगो औरत एगो कुछ मर्दाना। आज लड़कियां ना लड़कियन से। अच्छा वो बायोलॉजी में पढ़ावेंगे, वो क्या होता है नहीं, वो पढ़ावेंगे, लेस्बियन उसको कहा जाता है, पढ़ावेंगे बाद में, ठीक है। बायोलॉजी में तो इसे पढ़ेबे किया, खाली रिकॉर्डेड नहीं है, पढ़ावेंगे। चलिए अच्छा आकर्षण होता है। अच्छा विकर्षण कब होगा ये बताओ? जब समान की विपरीत, विपरीत समान रहेगा तब विकर्षण। अच्छा एक बार बताइए, ये अभी दो ऑब्जेक्टिव करवाए थे, ये क्लियर होगा? एक बार बाद आ जाते हैं ये था ना। अच्छा कूलम के नियम को किस रूप में लिखना है? सदिश रूप में के तरीका से बता दिए हैं, 4 तरीका। अगर कहीं नीचे आर का स्क्वायर लिखोगे ना, आर के मोड का स्क्वायर, तब ऊपरे तुमको लिखे पड़ेगा आर कैप। कहीं यहाँ क्यू किया ना तो यहाँ आर है, तो बस यही काम करना है। और तो सब जान ही रहे हो,
क्यों करेंगे तो एगो काटने के लिए वो आर वेक्टर लिखे तना कटेगा बदमाश। अब आइए कूलॉम के नियम के सीमा में बताओ के गो 7 गो। दोनों आवेश क्या होना चाहिए बिंदुवत, दोनों किस अवस्था में विरामा। बल का मान किस पे निर्भर करता है, अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग। माध्यम वाला चीज अगला क्लास में मिल जाएगा आपको। काफी अधिक दूरी पर इस नियम का प्रयोग, काफी कम दूरी पे इस नियम का प्रयोग नहीं करते हैं। और न्यूटन के गति है ना, गति के तीसरे नियम का पालन करता है। मतलब अगर पहला आवेश दूसरा पर 10 न्यूटन बल लगाए ना, तो दूसरा का आवेश भी पहला पर 10 न्यूटन का बल लगाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तब बोलो। सबको पूरा कंप्लीट हो गया बोलो तो उन्हीं के कंप्लीट हुआ। कुछ पूछना है इसमें? हाँ अच्छा ठीक है सुन रहे हैं भैया। अब बोले भी बीच क्लास में बोले हैं तो उन्हीं के कि इस पे नोमेरिकल जो है ना ये अगला क्लास में करवा देंगे। नोमेरिकल अगला क्लास में, अगला क्लास में तो नोमेरिकल हो पाया कि वो भी हमारा संदेह लग रहा। कांस्टेंट पहले पढ़ावेंगे उसके बाद नोमेरिकल हम लोग करेंगे। पहले कांस्टेंट का वैल्यू जानोगे तब ना। हम 3 कूलम 4 कूलम में 2 मीटर दूरी दे देंगे, के जान ही नहीं रहता। तो पहले कांस्टेंट अब बाद में फिर कुछ बाद में इस पे जितना नोमेरिकल हो सकता सबके सब हम करवा देंगे। आप परेशान मत रहिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। घर पे खूब एकदम पढ़ो बुआ, पढ़े में एकदम कंजूसी नहीं करना है, एकदम पढ़िए। बहुत अच्छा से पढ़े की जरूरत है बुआ, बहुत अच्छा से पढ़े की जरूरत है। नहीं एक बात ध्यान रखना बुआ, पिता कभी नहीं कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, और माता कभी नहीं कहती है कि उसकी तबीयत खराब है। और इसी 2 झूठ की वजह से हम लोग को जो जीवन है, हम लोग को जिंदगी है, ये बहुत सुकून से बीत रहा है।